चैप्टर का नाम है द लिविंग वर्ल्ड और हम लोग पढ़ने वाले हैं इसको PYQs के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रो में हम लोग देखेंगे कि लिविंग और नॉन लिविंग में क्या क्या अंतर होता है और लिविंग को किस तरह हम लोग नॉन लिविंग से डिफरेंशिएट कर पाते हैं। 4 बेसिक क्राइटेरियाज पे हम लोग दोनों को कंसिडर करेंगे। इसमें आता है पहला है ग्रोथ, दूसरा है रिप्रोडक्शन, तीसरा है मेटाबॉलिज्म और चौथा है कॉन्शियसनेस। अगर हम लोग बात करें डिफाइनिंग फीचर्स की तो तीसरा और चौथा मतलब मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस ये दोनों सिर्फ लिविंग में दिखाई देते हैं, जबकि नॉन लिविंग में ये सब कभी भी नहीं हो सकते हैं। अगर हम लोग बात करें मेटाबॉलिक रिएक्शंस की तो ये आउटसाइड द सेल हो सकते हैं, लेकिन वो हम लोग करवाएंगे तब, कभी भी नेचुरली ये पॉसिबल नहीं होता है। अगर हम लोग बात करें ग्रोथ की तो इंट्रिंसिक ग्रोथ हमेशा डिफाइनिंग होगा और हमेशा लिविंग में पाया जाएगा, जबकि एक्सट्रिंसिक ग्रोथ नॉन लिविंग में भी हो सकती है। अगर मान लीजिए एक सैंड ड्यून है तो वो जो सैंड ड्यून है वो उसके ऊपर अगर एक और लेयर डिपॉजिट हो जाती है सैंड की तो वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और इससे एक और ग्रोथ हो सकता है, लेकिन ये जो ग्रोथ है ये एक्सट्रिंसिक होगी, जिसके कारण ये एक डिफाइनिंग फीचर नहीं हो सकता। अगला पॉइंट है अर्नेस्ट मेयर साहब के बारे में। इन्होंने ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी जीता था, जिसमें बाल्ज़न प्राइज़, क्राफूड प्राइज़ और इंटरनेशनल प्राइज़ फॉर बायोलॉजी आती है। अगर हम लोग बात करें बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज़ के बारे में तो वो भी इन्होंने दी थी, और इस स्पीशीज़ के कंसेप्ट के हिसाब से अगर कोई 2 ऑर्गेनिज्म आपस में मेट करके एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर पा रहे हैं तो वो पक्का एक स्पीशीज़ में आएंगे, जबकि अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है और वो जो फर्टाइल जो ऑफस्प्रिंग बन रही है वो फर्टाइल नहीं है तो वो दोनों एक स्पीशीज़ नहीं कहलाएंगी। फॉर एग्जांपल म्यूल जो होता है वो डोंकी और हॉर्स के मीटिंग से बनता है, जो कि फोर्स करवा के मीट कराया जाता है, लेकिन जो म्यूल होता है वो खुद से इंडिपेंडेंटली रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है दूसरे म्यूल के साथ। जब भी उसको प्रोड्यूस करना है तो हमेशा एक डोंकी और एक हॉर्स की नीड होगी। तो ये दोनों अलग अलग स्पीशीज़ हुए, क्योंकि यहाँ पे डोंकी के कारण जो म्यूल बना वो फर्टाइल नहीं है। अगर हम लोग बात करें अर्नेस्ट मेयर साहब के बारे में तो ये 100 सालों तक जिए थे, और अगर टॉप साइंटिस्ट की लिस्ट बने तो टॉप 100 में इनका नाम ज़रूर से आएगा। इनको 20th सेंचुरी का डार्विन भी कहा जाता है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के फील्ड में। अगला पॉइंट आता है बायोडाइवर्सिटी, जिसमें हम लोग देखेंगे कि ऑर्गेनिजम्स जो कंप्लीट बायोस्फीयर में पाए जाते हैं उनकी वेरिएबिलिटी और उनका नंबर वगैरह हम लोग मेजर करते हैं ताकि हम लोग उनको इफेक्टिवली स्टडी कर पाएँ। हम लोग इसमें बैक्टीरियाज वगैरह को एक्सक्लूड करके रखते हैं ताकि जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका हम लोग एक्यूरेट डेटा ले सके, क्योंकि बैक्टीरियाज का कभी भी हम लोग एक्यूरेट नंबर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमेशा उसमें कंटिन्यूसली म्यूटेशन होता रहता है और हमेशा नए स्पीशीज़ बनते रहते हैं, और उनको काउंट करना या फिर किन्हीं को तो कल्चर भी करना पॉसिबल नहीं होता है लैब्स में, इसलिए हम लोग इनको इंक्लूड नहीं करते हैं। अगला पॉइंट हमें बता रहा है कि एरिया, अगर हम लोग ज़्यादा एरिया एक्सप्लोर करेंगे या फिर नया एरिया एक्सप्लोर करेंगे तो हमें और ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स मिलने की चांसेस होंगी। अगर हम लोग पुराना एरिया भी एक्सप्लोर करेंगे तो भी कुछ नए ऑर्गेनिजम्स हमें मिल सकते हैं, लेकिन इसका कारण क्या है? सबसे पहला कारण ये है कि हमारी एफिशिएंसी कभी भी 1 या फिर 100 नहीं हो सकती, और ओल्ड स्पीशीज़ भी मतलब ओल्ड जगह पे भी नए नए स्पीशीज़ बन सकते हैं, जिसको हम लोग स्पीशिएशन कहते हैं। इसके कारण हमें ओल्ड और न्यू दोनों जगह पे नए नए स्पीशीज़ दिख सकते हैं। अगर हम लोग बात करें तो एक ऑर्गेनिज्म अलग अलग जगहों पे पाया जा सकता है। जैसे सपोज कीजिए मेरे घर के पास एक डॉग है जिसको हम लोग कुत्ता कह रहे हैं, वही डॉगी उसी टाइप का एक डॉग कलकत्ता में भी है जिसको वो लोग कुकुर कह रहे हैं। तो मेरे आसपास का साइंटिस्ट और एक कलकत्ता का साइंटिस्ट, वो दोनों के लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा कि वो दोनों सेम डॉग के बारे में मतलब एक स्पीशीज़ के बारे में बात कर सके और उस पर कोई साइंटिफिक कंक्लूजन दे पाए। तो इसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं नोमेनक्लेचर का। अगर हम लोग देखें तो ये साइंटिफिक जो नेम है नोमेनक्लेचर, इसको हम लोग असाइन करने के लिए 2 कम्युनिटीज़ या फिर 2 कोड्स का यूज़ कर सकते हैं। पहला कोड है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर, जिसमें हम लोग 4 आ रहा है इसके बीच में, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर, और दूसरा आता है एनिमल्स के लिए जो कि है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। इसमें आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे 4 है और कहाँ पे ऑफ। अगला टॉपिक आता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, जिसको दिया था कैरोलस लिनियस साहब ने, और हम लोग इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे जो कि है मैंजीफेरा इंडिका लिन। ये नीट में आ रखा है पहले। और अगर हम लोग देखें तो एम जो है यहाँ पे कैपिटल मैंने लिखा है, जबकि मैंने आई को स्मॉल रखा है। एम जो है ये कैपिटल इसलिए है क्योंकि मैंजीफेरा जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि इंडिका एक स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये हमेशा स्मॉल में लिखा जाता है। ये भी PYQ है। अगर हम लोग देखें तो इसको मैंने सेपरेटली भी अंडरलाइन किया है, जो दिखाता है कि ये लोग मतलब ये दोनों वर्ड्स जो हैं ये लैटिन ओरिजिन के हैं या फिर इनको लैटिनाइज किया गया है। अगर इसको मैं प्रिंट करता या फिर मैं टाइप करता तो मैं इनको इटैलिक्स में टाइप करता, ताकि जो भी रीड करे इसको पता चले कि ये एक्चुअल में लैटिन से उठाए हुए शब्द है। लिन को मैंने यहाँ पे अंडरलाइन नहीं किया क्योंकि ये साइंटिस्ट का एब्रिविएटेड नाम है जो कि लास्ट में अटैच किया हुआ है, और जिससे हमें ये पता चल रहा है कि इस स्पीशीज़ को किसने डिस्क्राइब किया।
अगला जो पॉइंट है वो है कि हम लोग लैटिन लैंग्वेज इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये एक डेड लैंग्वेज है, और अगर आज मैंने किसी स्पीशीज़ को नाम दी तो वो 100 सालों बाद भी वही सेम नाम सेम डिटेल्स के साथ मुझे मिल जाएगा। अगला टॉपिक है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी जो है हम एक ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम लोग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं और कैटेगराइज करते हैं ताकि उनकी स्टडीज़ आसान हो सके, उनको हम लोग अच्छे से स्टडी कर सके और एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स को हम लोग एक साथ डील कर सकें। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है वो आया था ऑन द बेसिस ऑफ यूज़, क्योंकि ह्यूमंस आर वेरी सेल्फिश, तो हम लोगों ने उनको इस तरह क्लासीफाई किया कि जो ऑर्गेनिज्म हमारे यूज़ में आ रहा है उसको हम लोगों ने अपने हिसाब से क्लासीफाई किया। अगर हम लोग एक एग्जाम्पल कंसिडर करें तो सबसे पहले मैं एक शीप का एग्जाम्पल कंसिडर करना चाहूँगा। अगर मान लीजिए मेरे पास एक शीप है जो कि हर महीने मुझे वूल देती है, तो मैं ऐसे क्लासीफाई करूँगा ऐसे ऑर्गेनिजम्स में जो मुझे कुछ ऐसा प्रोडक्ट दे रहा है जिसको यूज़ करके मैं स्वेटर्स बना पा रहा हूँ। ये एक तरह की क्लासिफिकेशन हुई। अगर मैं काउज़ को क्लासीफाई करता तो काउज़ के लिए होता कि ऐसे एनिमल्स जो कि मिल्क दे रहे हैं, लेकिन ये जो कैटेगराइजेशन का सिस्टम है ये काफ़ी ज़्यादा बेकार है क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो हमारे काम के नहीं हैं वो भी इस इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करते हैं और उनको भी क्लासीफाई करना काफ़ी ज़रूरी है, इसलिए ये सिस्टम को अबैंडन कर दिया गया। अगर हम लोग देखें टैक्सोनॉमी में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, तो टैक्सोनॉमी में 4 स्टेप्स काफ़ी बेसिक होते हैं। सबसे पहला स्टेप है सी, उसके बाद आई, फिर सी और फिर एन, जिसको हम लोग सीजन नाम के न्यूमोनिक से याद रख सकते हैं। सी मतलब हो गया कैरेक्टराइजेशन, मतलब हम लोग सबसे पहले किसी भी ऑर्गेनिज्म को कैरेक्टराइज करते हैं, उसकी फीचर्स को ड्रॉ आउट करते हैं और उनको लिस्ट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक मेंढक है तो उसमें मुझे दिखे कि कुछ स्ट्राइप्स है और वो जो मेंढक है उसको वो थोड़ा थोड़ा मतलब उसके लैटिन में जा करके हम लोग चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि उसका कुछ और नाम है और वो हम लोग वर्ड को पिक करके उसको यूज़ करना शुरू कर देंगे। उसके बाद फिर दूसरा प्रोसेस है आई मतलब आइडेंटिफिकेशन। हम लोग क्या करेंगे, फिर उसको दूसरे ऑर्गेनिज्म से कंपेयर करेंगे। जैसे कि फ्रॉग बीइंग एन एम्फीबियन, हम लोग उसको सैलमेंडर से और दूसरे एम्फीबियन से कंपेयर करके देखेंगे कि क्या इसके जो अदर प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि एक मैक्रो लेवल पे बड़े लेवल पे हम लोग देखेंगे तो हमें दिखेगा कि हाँ बहुत सारे प्रॉपर्टी सैलमेंडर में और फ्रॉग में मैच कर रहे हैं जो कि एक जैसे हैं, तो हम लोग उसको एक क्लास में डाल सकते हैं जो कि है एम्फीबिया। इसी तरह हम लोग अलग अलग स्केल पे कैरेक्टराइजेशन करते जाते हैं और फिर अगला स्टेप जो कि बहुत ऑब्वियस है जो कि है क्लासिफिकेशन या फिर कैटेगराइजेशन, और हम लोग उसको कंपेयर करके एक जैसे ग्रुप में रख देते हैं। इसी को कहते हैं हम लोग कैटेगराइजेशन या क्लासिफिकेशन, जो कि नेक्स्ट स्टेप है। लास्ट स्टेप आता है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर क्या होता है? नोमेनक्लेचर एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग किसी भी एक ऑर्गेनिज्म को उसका एक यूनिक नाम देते हैं जो कि पूरे वर्ल्ड में उसको ही रिप्रेजेंट करने के काम आएगा। अगला क्वेश्चन आता है व्हाट इज टैक्सा। टैक्सा मतलब होता है कोई भी एक कन्वीनियंट कैटेगरी जिसमें हम लोग ऑर्गेनिज्म को ग्रुप करते हैं ताकि उनकी स्टडीज आसान हो जाए। आगे आता है व्हाट आर द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर द मॉडर्न टैक्सोनॉमी। तो अगर हम लोग बात करें तो लगभग 5 पॉइंट्स के बारे में एनसीईआरटी बात करती है जिसको हम लोग एक एनालॉजी से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखिए एक पेड़ को आप लोग विजुअलाइज कीजिए जो आपको यहाँ दिख रहा होगा। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ये पेड़ आपको दिख रहा होगा जिसमें एक पैरट है जो कि इसके ऊपर है, जबकि एक वुड पिकर है जो कि इसके अंदर है। जो पैरट है इसका नेस्ट मैंने यहाँ पे दिखाया है जिसपे एक अंडा है, और 2 एरोस के थ्रू मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि जो एग है उससे पैरट आ रहा है और पैरट जो है उससे वापस से एग आएगा। तो इससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी, बस मेरे साथ बने रहिए। आगे आप इसको देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पैर है इसके उस पर मैंने कुछ स्केली लीजन्स बनाई हैं या फिर स्केली स्ट्रक्चर दिखाया है जो कि दिखा रहा है कि यहाँ का सेल स्ट्रक्चर कुछ अलग है जिसके कारण पूरी बॉडी को छोड़ के ये पार्ट स्केली बन गया। अब हम लोग देखेंगे कि इस एनालॉजी से हम लोग कैसे डेराइव कर सकते हैं ये सारे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन का बेसिस है वो है इंटरनल स्ट्रक्चर और दूसरा है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। इसको हम लोग इस तरह याद रख सकते हैं कि जो पैरट है वो ऊपर या फिर बाहर रहता है तो एक्सटर्नल हो गया, और वुड पिकर जो अंदर रहता है तो ये इंटरनल हो गया। तो एक्सटर्नल और इंटरनल हो गया, और ये दोनों के आगे स्ट्रक्चर लगा दो तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर। उसके बाद फिर यहाँ पे पैरट का मैंने नेस्ट बनाया, मतलब ये इसकी नीश है, यहाँ पे ये रहता है। तो यहाँ पे ये हो गया इसका इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन कि ये कहाँ रहता है, इसके इकोलॉजी में क्या इंपॉर्टेंस है। अगर हम लोग देखें तो फिर मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 2 एरोस के माध्यम से मैंने इसकी लाइफ प्रोसेस को डिपिक्ट किया है, तो ये डेवलपमेंटल प्रोसेस को भी यहाँ पे दिखाता है। अगला पॉइंट है मैंने आपको बताया कि इसके पैर के स्ट्रक्चर काफ़ी अलग हैं, तो इसको भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं और सेल स्ट्रक्चर एक तुम्हारा बेसिस बन सकता है इसको क्लासीफाई करने का। अगला टॉपिक है सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स जो वर्ड है ये आया है फ्रॉम अ लैटिन वर्ड दैट इज सिस्टमा, जिसका मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। और इसी पे एक किताब भी लिखी थी कैरलस लीनियस साहब ने जिसका नाम है सिस्टमा नेचुरा।
जिसमें इन्होंने बताया कि सिस्टमैटिक्स क्या है और उसके बारे में ब्रीफली डिस्क्राइब किया। सिस्टमैटिक्स एक्चुअली में इंटर रिलेशंस की स्टडी होती है। जैसे मान लीजिए कि एक पैरट है और एक ईगल है, दोनों की बीक जो होती है वो इस तरह से हुक्ड होती है, जो कि कोई भी ऑब्जेक्ट को शार्पली ब्रेक या फिर टीयर करने के काम आती है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों आपस में इवोल्यूशनरी लिंक्ड है। तो इसी टाइप की स्टडीज़ को हम लोग सिस्टमैटिक्स के अंदर डील करते हैं। सिस्टमैटिक्स जो है इसको अब हम लोग और वाइडन कर चुके हैं और इसके अंदर टैक्सोनॉमी भी इंक्लूडेड है। लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो CICN हमने पढ़ा उसमें पहला जो C है उसके बारे में एनसीईआरटी कहीं भी कुछ भी नहीं बताती है। मतलब उसमें आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टर मतलब कैटेगराइजेशन और नोमेनक्लेचर, ये तीनों इंक्लूडेड है इन द सिस्टमैटिक्स। और कैरेक्टराइजेशन के बारे में एनसीईआरटी कुछ भी नहीं कहती है। लेकिन एक्चुअल में जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कैरेक्टराइजेशन भी सिस्टमैटिक्स का पार्ट है। अगला टॉपिक है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अलग अलग कैटेगरीज कैसे हम लोगों ने बनाई हैं और किस तरह उनमें सिमिलैरिटीज़ या डिससिमिलैरिटीज़ होती हैं। अगर हम लोग देखें तो इसको पढ़ने की निमोनिक है कीप पॉन्ड क्लीन और फैमिली गेट सिक। कीप मतलब हो गया किंगडम, पॉन्ड मतलब हो गया P और D दोनों आ रहा है तो इसमें आ गया फाइलम और डिवीजन, क्लीन मतलब हो गया क्लास और मतलब हो गया ऑर्डर, फैमिली मतलब हो गया फैमिली, गेट्स मतलब हो गया जीनस और सिक मतलब हो गया स्पीशीज़। और ये सारे जो कैटेगरीज या फिर हायरार्की होती है ये कभी भी कम्प्लीटली मॉर्फोलॉजी बेस्ड नहीं होती है। इसमें हम लोगों ने जो ऊपर कैरेक्टर्स अभी हम लोगों ने स्टडी करे वही जो 5 मैंने आपको वो एनालॉजी के थ्रू बताया वो सब भी हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। अगर हम लोग देखें तो मैंने इस एरो के थ्रू दिखाया है कि जिस तरह हम लोग मूव करते हैं टुवर्ड्स द स्पीशीज़ लेवल तो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो इंक्रीज़ होने लगते हैं, क्योंकि स्पीशीज़ सबसे लोअर टैक्सा है जहाँ पे हम लोग दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश करते हैं। और जैसे जैसे हम लोग उधर जाएंगे तो सिमिलैरिटी बढ़ेगी और इसलिए जो डिफ़िकल्टी है रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने में वो कम हो जाएगी। अब हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ और अलग अलग एनिमल्स के बारे में जिनको हम लोग अलग अलग टैक्सा या फिर अलग अलग कैटेगरीज में पढ़ते हैं। सबसे पहला टैक्सा आता है स्पीशीज़, जो कि सबसे लोएस्ट टैक्सा होती है। और एक स्पीशीज़ दूसरे स्पीशीज़ से सिर्फ मॉर्फोलॉजी की बेसिस पे हम लोग बता सकते हैं कि ये स्पीशीज़ अलग है और ये स्पीशीज़ अलग है। अगर दोनों में मॉर्फोलॉजी का थोड़ा भी डिफरेंस है और बेसिक स्ट्रक्चर में थोड़ा भी डिफरेंस है तो ज़रूर वो दो स्पीशीज़ हैं, वो कभी भी एक स्पीशीज़ नहीं हो सकती, ऐसा एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन्ड है। अगर हम लोग देखें सबसे पहला स्पीशीज़ तो यह मैंजीफेरा इंडिका। इसमें इंडिका को मैंने हाईलाइट किया है ये दिखाने के लिए कि जो इंडिका जो है ये एक्चुअल में स्पीशीज़ है, जबकि मैंजीफेरा एक जीनस है। इसी तरह सोलेनम ट्यूबरोसम में भी ट्यूबरोसम आलू को कहते हैं और लियो हो गया लायन के लिए, मैंगो का तो हो ही गया। उसके बाद फिर आता है अगला जो कि है जीनस, जिसमें मॉर्फोलॉजी में बहुत कम डिफरेंस होता है। सिमिलर ऑर्गेनिजम्स को हम लोग एक ग्रुप में डालते हैं जिसको हम लोग जीनस कहते हैं। अगर हम लोग पहले जीनस की बात करें तो यह है पैंथेरा, जिसमें टिग्रिस मतलब टाइगर, पार्डस मतलब लियोपर्ड और लियो मतलब लायन आते हैं। अगर हम लोग बात करें सोलेनम के बारे में तो सोलेनम मेनोंजिला, सोलेनम निगरम और सोलेनम ट्यूबरोसम ये तीनों जीनस सोलेनम के अंदर आते हैं। इसमें मेनोंजिला होता है ब्रिंजल, निगरम होता है नाइट शेड और ट्यूबरोसम होता है पोटैटो। फेलिस जीनस होती है जो कि होती है कैट्स के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर आता है अगला टैक्सोनॉमिक हायरार्की में अगला जो बड़ा टैक्सा है वो है फैमिली। और जैसे जैसे हम लोग बड़े बड़े टैक्सा की तरफ मूव करेंगे वैसे वैसे सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स कम होते जाएंगे। अगर हम लोग बात करें फैमिली की तो फैमिली सोलेनेसी में सोलेनम आता है, जीनस सोलेनम आता है, जीनस पेट्यूनिया आती है और जीनस दतूरा आता है। अगर हम लोग बात करें फेलिडी की तो इसमें फेलिस और पैंथेरा आते हैं। अगला जो फैमिली है वो है कैनिडी, जिसमें कैनिस आते हैं, जिसमें डॉग्स मेनली आते हैं। अगला जो टैक्सोनॉमिक हायरार्की है वो है ऑर्डर्स। ऑर्डर में सबसे पहला ऑर्डर जो हमें पढ़ना है वो है पॉलीमोनेल्स, जिसमें आती है सोलेनेसी फैमिली और फिर एक आती है कॉन्वोल्वेसी फैमिली। अगला ऑर्डर जो एनिमल्स का हमें पढ़ना है वो है कार्निवोरा, जिसमें हम लोग फेलिडी और कैनिडी ये दोनों इसमें इंक्लूडेड होते हैं फैमिलीज़। उसके बाद फिर अगला जो ऑर्डर है वो है प्राइमेटा, जिसमें आता है ह्यूमंस, मंकी, गिबन, यही सब। उसके बाद फिर एक एनसीईआरटी में पैरा है जिसमें बताया है कि प्लांट फैमिलीज़ को और प्लांट ऑर्डर्स को किस तरह क्लासीफाई करा जाता है। तो रिप्रोडक्टिव और वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को यूज़ करके हम लोग प्लांट फैमिलीज़ बनाते हैं, जबकि ऑर्डर के लिए हम लोग फ्लोरल कैरेक्टर्स को प्रेफर करते हैं। तो इसको याद रखने का सिंपल सा निमोनिक है रियल वेज फैमिली ऑफ फ्लोरिडा। तो रियल वेज से आप याद रख सकते हो कि फैमिली में हम लोग रिप्रोडक्टिव और वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को कंसिडर करते हैं, जबकि ऑर्डर के लिए हम लोग फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स पे जाते हैं। अगला जो कैटेगरी है वो है क्लास। क्लास कैटेगरी में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे मैमेलिया, और क्लास मैमेलिया में हम लोग देखेंगे कि इसमें ऑर्डर कार्निवोरा और ऑर्डर प्राइमेटा आता है। अगर हम लोग बात करें एक और क्लास के बारे में जिसमें एनसीईआरटी में बस एक लाइन में मेंशन कर रखा है
कि क्लास इंसेक्टा में 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं। उसके बाद फिर जो अगली बड़ी कैटेगरी है वो है फाइलम। फाइलम में हम लोग को पढ़ना है कॉर्डेटा, जिसमें क्लासेस FB नाम आते हैं, फिशेस, बर्ड्स, रेप्टीलिया, एम्फीबिया और मैमिलिया। इसमें अगर हम लोग देखें तो जो कैरेक्टर इनको यूनाइट करता है वो है डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड और सपोर्टिंग नोटोकॉर्ड। उसके बाद फिर अगला जो आता है वो है हमारा किंगडम, जिसमें हम लोग किंगडम एनिमिलिया और भी अदर किंगडम्स को हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में देख रहे होंगे। उसके बाद फिर आता है एक टेबल, जिसमें सबसे ज़्यादा सवाल आ रखे हैं हाउस फ्लाई से, तो ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला है मैन, जिसको हम लोग कहते हैं बायोलॉजिकल, जिसका नेम होता है होमो सेपियंस। जीनस हो गया होमो, क्योंकि पहला वर्ड ही होमो है तो होमो क्या हो जाएगा, जीनस हो जाएगा। फैमिली क्या है, होमो के आगे ईडी लगा दो तो होमिनिडी, ठीक है। उसके बाद फिर ऑर्डर, हम लोग बंदर के साथ आते हैं तो प्राइमेटा। क्लास हो गया मैमिलिया, क्योंकि हम लोग मैमल्स हैं। फाइलम या डिवीजन हो गया कॉर्डेटा। हाउस फ्लाई की बात करें तो मस्का डोमेस्टिका काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये आपको याद होना ही चाहिए। ये इससे 2 बार PYQ आ रखे हैं, एक बार आ रखा है एक MCQ और एक बार मैच द फॉलोइंग। मस्का डोमेस्टिका, तो पहला वर्ड इसका ये हो जाएगा जीनस, जिसको कह देंगे मस्का। फिर मस्का के आगे ईडी लगा दो तो मस्कीडी, ये हो गई इसकी फैमिली। इसके बाद फिर इसके पास 2 विंग्स हैं तो डाई और टेरा मतलब होता है विंग्स, डाई मतलब होता है 2, तो डिप्टेरा, तो 2 विंग्स वाले, तो यहाँ से आ जाएगा हाउस फ्लाई। ये हम लोग बायोटेक एप्लीकेशंस वाले पार्ट में भी देखेंगे। क्लास हो गया इंसेक्टा और फाइलम हो गया आर्थ्रोपोडा। इंसेक्टा क्यों, क्योंकि हाउस फ्लाई एक इंसेक्ट है, और आर्थ्रोपोडा क्योंकि इसके भी जॉइंटेड अपेंडेजेस हैं। अगर हम लोग बात करें अगले प्लांट के बारे में, तो अगला प्लांट आता है मैंगो, जिसको कहते हैं मैंजीफेरा इंडिका। पहला वर्ड इसका जीनस हो जाएगा जो कि है मैंजीफेरा, और ये आपको याद रखना पड़ेगा एनाकार्डिएसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा डायरेक्ट कि एनाकार्डिएसी में इसकी फैमिली होती है, और इसका जो ऑर्डर होता है वो होता है सैपिनडेल्स। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। और अगर आपने कभी मैंगो को स्प्लिट किया हो, उसके वो जो गुठली होती है उसको तोड़ा हो, तो अंदर आपको 2 कॉटलीडॉन दिखाई देते हैं, इसलिए ये डाइकॉटलीडॉन में आएगा। और एंजियोस्पर्म के अंदर ये आएगा क्योंकि इसमें फ्लावर भी होता है। अगला जो प्लांट है वो है वीट, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रिटिकम एस्टिवम, और इसका पहला वर्ड हो जाएगा जीनस मतलब ट्रिटिकम। पोएसी हो जाएगा इसका फैमिली, पोयल्स हो जाएगी इसकी ऑर्डर। मोनोकॉटलीडनी होगा क्योंकि सिर्फ एक इसमें कॉटलीडॉन दिखाई देता है इफेक्टिवली। एंजियोस्पर्मा इसका फाइलम हो जाएगा, फाइलम नहीं डिवीजन हो जाएगा क्योंकि ये प्लांट्स हैं। इसको याद रखने के लिए आप पोहा शब्द याद रख सकते हैं, पोहा, क्योंकि वीट और राइस दोनों मोनोकॉट्स होते हैं। अब यूजेस क्या क्या है टैक्सोनॉमी के, तो ये आप लॉजिक से भी डिकोड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहो तो इसको याद रख सकते हो कि टैक्स फॉर इंडस्ट्रीज एग्रीगेटेड, मतलब इंडस्ट्रीज़ के लिए टैक्स बढ़ गया, तो टैक्स मतलब हो गया टैक्सोनॉमी। फॉर मतलब हो गया फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्रीज़ का मतलब इंडस्ट्रीज खुद, और एग्रीगेटेड मतलब एग्रीकल्चर। ये सारे जगह पे हम लोग टैक्सोनॉमी को यूज़ करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।